नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 16 मिनट से आपकी साइंस की क्लासें चालू हो जाएंगी। आज वही दिन आ गया है। तो साइंस की अपन पहली क्लास है, ये डेमो क्लास के रूप में ले सकते हैं। जैसा कि बताया गया था कि 6 to 10th NCERT पढ़ाई जाएगी, तो आपको 6 to 10th NCERT ही पढ़ाई जाएगी। किसी भी एग्जाम के पर्पज से नहीं, आप ऑल इंडिया, यूपी, राजस्थान किसी का भी एग्जाम देख लो, जितना भी साइंस का सिलेबस आएगा आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बस आप जुड़े रहें और क्लास लेते रहें। इसकी PDF इसका आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आपको। जैसा तो ठीक है, अपन चलते हैं। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो दिक्कत यह है कि GD का अभी पेपर चल रहा है, तो GD के हिसाब से किसी पर्पस पेपर को देखते हुए नहीं ये क्लास, ये संपूर्ण साइंस की क्लास है। पूरी साइंस पढ़ाई जाएगी आपको। लेकिन ज्यादातर अगर GD का सिलेबस है तो GD में 8 या 9 क्वेश्चन ही साइंस से पूछे जाते हैं। इसमें कोई बताया नहीं है कि साइंस 20 नंबर की आएगी, 25 की आएगी, तो मैं आपको ये बात नहीं बता सकता। लेकिन मिनिमम 9 या 6, मिनिमम एग्जाम 6 to 9 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में देखा गया है कि बायो से लिए गए हैं, तो बायो की शुरुआत पहले से करेंगे। इसलिए आज अपन बायो से स्टार्ट ही करेंगे अपनी क्लास को, क्योंकि GD का एग्जाम चल रहा है। तो साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। लेकिन बायो के भी 2 पार्ट बनाए गए हैं। बायो के 2 पार्ट बनाए हैं। एक तो पार्ट जूलॉजी में बांटा गया है, एक बॉटनी। बायोलॉजी जो शब्द है या बायोलॉजी के पिता माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। पहले बायोलॉजी ने जूलॉजी को ही बायोलॉजी माना जाता था, इसलिए इसके पिता भी अरस्तु को ही माना जाता है। और बॉटनी के पिताजी माने जाते हैं थियोफ्रेटस। तो ये आपका बायो की क्लास आज से स्टार्ट है। बायो का पहला चैप्टर आता है सेल। इंग्लिश में से सेल बोलते हैं, सेल अर्थात कोशिका। बट इसे बायोलॉजी में सेल, इंग्लिश में कोशिका को सेल कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजी का नेम इसका साइटो होता है। अब कोशिका का अध्ययन करेंगे तो किसमें करेंगे? कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में, क्योंकि कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, सेल, और सेल को बायोलॉजिकल नेम में साइटो कहा जाता है। तो साइटो का अध्ययन किसमें करेंगे? साइटोलॉजी। ज्यादातर लॉजी वर्ड का मतलब होता है अध्ययन करना, तो साइटो के साथ लॉजी जुड़ गया है तो साइटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज हो या फिर लिख के आया कि मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज या कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। लेकिन ये मृत, जब रॉबर्ट हुक ने खोजा था तो ये मृत कोशिका थी। तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? जैसे ही रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और एंटोनियो ल्यूमोन हॉक ने जीवित कोशिका की। तो आप सब इतना याद रखें, यहां हॉक आएगा और यहां हॉक आएगा, बस। मृत कोशिका का अगर पूछा गया प्रश्न तो हॉक आएगा, और जीवित कोशिका का पूछा गया तो हॉक आएगा। अब आता है कोशिका सिद्धांत। इसकी बात होता है कि ये तो खोज की, लेकिन कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडर और स्वान ने। 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडर और स्वान, जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कि पूरा शरीर या पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर ही बनी है। हमारे पूरे शरीर में कोशिका ही कोशिकाएं हैं। सही पैर से लेके सिर से लेके हाथ पैर सब जगह कोशिकाएं, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। ये स्लाइडर और स्वान ने बताया। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की तो ल्यूमोन हॉक ने। यहां हॉक यहां हॉक, याद रखना। इसके बाद कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और स्वान ने दिया और बताया कि शरीर पूरा या बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। इसके बाद है सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल, या फिर लिख सकते हो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका में आती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। सेल को कोशिका कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन या सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मृत कोशिका एक और यहाँ रखना
हुकने की और जीवित कोशिका को हौकने की। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और स्वान ने दिया था। इसके बाद है सबसे बड़ी कोशिका शतुर्मुख के अंडे की होती है और सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की। अब मानव में इसके पहले ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। इसके बाद ये मानव की सबसे बड़ी कोशिका और मानव की सबसे छोटी कोशिका और मानव की सबसे लंबी, मतलब छोटी बड़ी लंबी मानव के अंदर आएगी, छोटी बड़ी और लंबी कोशिकाओं के तीनों पार्टों में आएगी। मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम और मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। मानव की सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और सबसे लंबी कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है जो कि ब्रेन में होती है, माइंड में, तंत्र में होती है, जो कि होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बड़ी और लंबी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि नील नदी सबसे लंबी नदी है, अमूजन नदी सबसे बड़ी नदी है, कुतुब मीनार सबसे लंबा है या फिर कुतुब मीनार लंबा है, लाल किला बड़ा है। इसी प्रकार लंबी और बड़ी में कंफ्यूज ना हो, सबसे बड़ी या सबसे लंबी आएगा तो न्यूरॉन आंसर होगा और सबसे बड़ी आएगा तो ओवम होगा। ठीक है। इसके बाद आता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब होता है विभाजन या पुनः निर्माण। विभाजन या पुनः निर्माण। विभाजन का मतलब ये नहीं है कि टूट जाए, विभाजन का ये मतलब है यहाँ कट लग गया, यहाँ कट लगने पर यहाँ की सेल डैमेज हो गई तो जो इसके बगल में सेल होगी तो वो सेल अपना पुनर्निर्माण करेगी, वो तो रहेगी। इसकी एक टूट गई है तो इसके पास भी अपनी एक सेल एक्स्ट्रा बना के उसके पास भेज देगी। यहाँ कट हुआ, एक सेल डैमेज हुई तो इसके बाद बगल वाली सेल होगी जो वो अपने यहाँ से पुनः निर्माण करेगी, विभाजन करेगी। बायो में कतई मतलब नहीं होगा, विभाजन का मतलब कतई टूटना नहीं होता कि ये पेन है या मारकर यहाँ से तोड़ दिया और ये इसका विभाजन हो गया, नहीं, ये टूट जाएगा तो आधी आधा हो जाएगा। लेकिन सेल टूटेगी मतलब सेल जनरेट करेगी एक दूसरी सेल को, एक टूटी एक से दो सेल बनेगी तो एक तो उसके पास खुद ही रहेगी और दूसरी सेल जो डैमेज सेल हो चुकी है उसके बाद क्षतिपूर्ति कर देगी। तो कोशिका विभाजन सर्वाधिक होता है लीवर में, लीवर यहाँ होता है। तो कभी भी लीवर अगर डैमेज हो जाए तो सबसे जल्दी रिकवर ही करता है, सबसे जल्दी रिकवर, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्षमता होती है जनरेट करने की कोशिका विभाजन की और सबसे कम होती है माइंड में। माइंड न्यूरॉन इसमें सबसे कम होती है। अगर यहाँ विभाजन हुआ, यहाँ विभाजन नहीं होता, कैंसर क्या है, माइंड में कैंसर हो जाए, दिमाग में कैंसर हो जाता है तो कैसे होता है, वो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से माइंड में या मस्तिष्क में कैंसर हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो विभाजन होना ही नहीं है, सबसे कम है, या फिर हो, यहाँ लिख सकते हो नहीं होता, ये भी बोल सकते हो यहाँ नहीं होता, सबसे कम इसी में होता है। बट इसमें जब अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तो वो कैंसर का रूप लेने लगती है। शरीर में कहीं भी अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि होगी वहां कैंसर बन जाए। कैंसर कोई बीमारी का नाम नहीं। तो हमने क्या समझा, मानव के अंदर पहले क्या समझा था, अपन एक बार रिकॉल करते हैं। ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका समझा, ओवरऑल सबसे छोटी। ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका होती है, ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। वैसे ही मानव में छोटी होगी, बड़ी होगी, लंबी होगी। सबसे बड़ी कोशिका ओवम होगी, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होगी, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होगी, जहां लेकिन क्या नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है। इसके बाद सबसे लंबी सर्वाधिक लीवर में होता है और सबसे कम इसमें होता है, ब्रेन में होता है। पहला टॉपिक आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यह प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली यह प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। कोशिका के जितने सारे अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, राइबोसोम, वेसिकल्स, जितने भी अंग होते हैं सारे इसी के अंदर रहते हैं। नॉर्मल सी बात है, कहीं जाते हैं तो झिल्ली में सब लाते हैं, ज्यादा सामान हो गया एक पन्नी में रख लिया,
एक झिल्ली में रख लिया तो उसका क्या कहते हैं, कोश का झिल्ली। यह प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है, पहला पॉइंट। कोशिका के जितने सारे पार्ट हैं, कोशिका के जितने सारे अंग हैं, ये सभी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, इसी के अंदर भरे रहते हैं या फिर इसी के अंदर रहते हैं, कह सकते हैं। यह जो झिल्ली होती है अर्धपारगम्य होती है, यह जो झिल्ली होती है यह अर्धपारगम्य होती है, यह झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली पादपों तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती है। इसका विशेष ध्यान रखें कि कोशिका झिल्ली है वो पादपों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर ही यदि इसके ऊपर एक और परत बना दें, कहीं कुछ लेने के लिए जाते हैं, कहीं कुछ लेने के लिए जाते हैं और कोई लिक्विड वाली चीज हो या होती है तो जो दुकानदार होता है वो 2 पन्नी लगा देता है। तो इसके भी समझो 2 पन्नी ही लगी होंगी, 2 पन्नी लगी होंगी इसके साथ, तो क्या बन गई ये अब अगर इसके साथ एक और ये झिल्ली जोड़ दी गई है तो ये बन जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ओनली पादपों में पाई जाती है, ना कि जंतुओं में। जंतुओं में कोशिका भित्ति का कोई काम नहीं है। पादपों में क्यों पाई जाती है कि जंतु हैं, हम हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, इनके पास सुरक्षा प्रदान करने के लिए सब कुछ होता है। इंसान है तो अपने सुरक्षा प्रदान करने के लिए कपड़े पहन लेते हैं, जानवर हैं बाल रहते हैं उनके ऊपर, तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहता। ये ओनली पादपों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। किस लिए पाई जाती है? सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। कोशिका झिल्ली में एक रहती है, सारी कोशिकाओं के अंदर रहती है। कोशिका भित्ति में ये डबल लगाई दी जाती है, इसी कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है, परंतु कोशिका भित्ति ओनली पादपों में पाई जाती है। काम क्या रहता है? काम वही रहता है, सुरक्षा प्रदान करना। ये पेड़ पौधे में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति हो गया अपना, ये पादपों में पाई जाती है, सुरक्षा प्रदान और सेलुलोज की। पेड़ से जितनी सारी चीजें बनती हैं उसमें सब सेलुलोज पाया जाता है। कभी भी कोई अगर कपड़ा किसका बना होता है, अगर कपड़े में क्या पाया, कुछ भी कागज किस में क्या होता है कि बना होता है, सेलुलोज आंसर मारो उसका। पेड़ पौधों से जितनी भी सारी चीजें बनाओगे वो सब सेलुलोज से बनाओगे, तो सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति होगी। अब लेकिन क्या होता है कि ये अंग रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइबोसोम, ये सब इसके भरे होते हैं। लेकिन कोई भी चीज है अगर ये ऐसे भरे रहेंगे तो आपस में ये लुढ़कते रहेंगे, एक दूसरे से टच होते रहेंगे। तो इसमें कुछ इस प्रकार का एक द्रव भरा जाता है, उसमें एक द्रव भर दिया जाता है जिसके कारण ये हिले डुले नहीं और अपनी जगह पे व्यवस्थित रहें। इसमें एक द्रव भर दिया जाता है इसमें कि ये व्यवस्थित रहें। इसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना जीव द्रव, ठीक है। जीव द्रव क्या है? जीव द्रव यही इसके अंदर जो भरा होता है, अगर इसे नहीं भराया तो जो लाइसोसोम है या राइबोसोम है जो एक दूसरे से लगेंगे या पास आएंगे तो लाइसोसोम तो उसे कहा ही जाता है आत्महत्या की थैली, तो फाड़ देगा तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसके बीच में द्रव भरा जाता है कि ये अपनी अपनी जगह पे सही से रह सके, सही से अपना काम कर सके। जीव द्रव में 80% जल होता है। जीव द्रव में 80% जल होता है। जीव द्रव है जो उसमें क्या होता है, 2 पार्ट है जीव द्रव में। जैसे जीव द्रव में एक पार्ट हो गया कोशिका द्रव, जीव द्रव में एक पार्ट कोशिका द्रव और दूसरा होगा केंद्रीय द्रव। अगर कोशिका में द्रव्य भरा तो कोशिकीय द्रव और केंद्रक में भरा तो केंद्रीय द्रव। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा अपना जीव द्रव। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? जीव द्रव। क्योंकि जो जीव द्रव है यही जीवन का आधार है या जीवन के आधार की मूलभूत इकाई है। ये जीवन का आधार है, ये नष्ट हो जाएगा, जीवन खत्म, इनके अंदर के जो कोशिका के अंदर की चीजें मर जाएंगी, कोशिका मर जाएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जीव द्रव में यदि 1% की कमी आती है, 1% की कमी आती है तो हमें प्यास लगती है। क्या लगती है? हमें प्यास लगने लगती है। 2% की कमी आएगी तो और ज्यादा प्यास लगेगी। 5% की कमी आएगी तो बहुत
मतलब मरने की कंडीशन आती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन 10% जैसे ही कमी आ जाती है उससे मृत्यु हो जाती है। चलिए कि 10% कमी हुई और मृत्यु तय है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अल्टमैन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कोशिका के अंदर से कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। और मैम ये है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया, इस बार जीडी में आने की प्रबल संभावना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रेब्स चक्र चलता है, तो उससे क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है, उसमें ऑक्सीजन रहती, तो ऑक्सीजन के से मिलके क्रेब्स चक्र चालू होता है, तो 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो कि हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत रहती है, अंदर की परत होती है, उसे क्रस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को क्रस्टी कहा जाता है। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है। एटीपी का फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब 38 एटीपी मिलेंगे तब एक ग्लूकोज बनता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। इसे सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमें ऊर्जा प्रदान होती है। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए। इसके बाद आता है अपना, इसके बाद पढ़ेंगे अपन गोल्जी बॉडी क्या है। अब प्रोटीन या माइटोकॉन्ड्रिया सब जगह बन रहा है। ठीक है, कोशिकाएं सब जगह है, माइटोकॉन्ड्रिया सब जगह बन रहा है, प्रोटीन सब जगह बन रहा है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा कहाँ जरूरत है? मस्तिष्क और मुंह को जरूरत है। तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो पैरों में, शरीर में सब जगह बन रहा है, उसे प्रोटीन को लेके हमारे मस्तिष्क और मुंह तक आए। तो उसके लिए गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? परिवहन करता। क्या करेगा? परिवहन, मतलब शरीर को जरूरत सब जगह बनता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जहां कोशिकाएं होंगी वहां माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, सब जगह बनेगा, प्रोटीन बनेगा, लेकिन क्या होगा कि हमें जरूरत कहां होगी? जहां जरूरत होगी वहां पे एडजस्ट करें। अगर कोई अपना नहीं देगा तो मुंह तो थक जाएगा ना, थोड़े टाइम बाद जीभ चलने बंद कर देगी। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है? परिवहन करता होता है। इसे ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी का क्या काम है? परिवहन करता है। ये जहां जरूरत होती है वहां लेके वहां एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगी, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। अगला टॉपिक देखिए, वैकुलस अर्थात रसधानी। इसका अर्थ ही है रसधानी। वैकुलस कुछ नहीं पढ़ना, यह जल को अवशोषण करता है। वैसे हमारे शरीर में कम से कम 65% जल पाया जाता है। हमारी बॉडी में 65% जल पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां मार दिया तो पूरा पानी निकाल लिया, एक तरफ ही जल पाया जाता है, ऐसा नहीं है। पीते तो दिन में 4-5 लीटर पानी पिएंगे तो इतना ही होता है, लेकिन 60% कोई अर्थात 100 किलो या 1 कुंतल का है तो 65 किलो के अंदर पानी होगा। तो ऐसा नहीं है कि पेट में मार के 65 किलो पानी निकाल लिया, नहीं। 65 कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं में। पानी कहाँ रहता है? कोशिकाओं में।
जो 65% पानी है वो कहाँ है, कोशिकाओं में पानी रहता है, ना कि पेट में। पेट में तो कितना पिएंगे, 2-4-5 लीटर पी लोगे, इतना तो किस में रहता है, कोशिकाओं में रहता है। हमारे शरीर में 65% पाया जाता है। हमारी रसधानी छोटी होती है पादपों की अपेक्षा, क्योंकि पादपों को पानी की मात्रा हमसे या हमारे शरीर से ज्यादा होती है, तो पादपों की जो रसधानी है या वैकुलस है वो बड़ी होती है और हमारी या जंतुओं की छोटी होती है, क्योंकि ये अवशोषण करने की क्षमता पर डिपेंड करता है, कितना पानी अवशोषण, कितना स्टोर कर पा रहा है ये। अगला टॉपिक देखिए इसके बाद अपन, अभी भी स्पीड बहुत। अगला पार्ट है अपना सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को बोवरी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था या बताया था। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, सेंट्रोसोम का कार्य है वो होता है विभाजन। मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, विभाजन का अर्थ पायो में क्या होता है, विभाजन अर्थात पुनः निर्माण। सेंट्रोसोम का मतलब होता है कि कोशिका का पुनः निर्माण होता है, वो सेंट्रोसोम के द्वारा ही होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूं पहले ही कि पुनः निर्माण, कोई एक सेल डैमेज होगी तो वो उसमें आसपास सेल होगी, बगल वाली सेल, उस एक सेल वो पुनः 1 से 2 बन जाएगी, तो एक उसको दे देगी, एक अपने पास, तो अपनी की भी और उसकी भी क्षति पूर्ति हो जाएगी। तो सेंट्रोसोम का कार्य होता है पुनः निर्माण करना। और बताया था कि सबसे ज्यादा जो विभाजन होता है वो किसमें, लीवर में होता है, पहले ही पढ़ा चुके हम। सबसे ज्यादा विभाजन सर्वाधिक लीवर में होता है, और सबसे कम या ना के बराबर ये होता है दिमाग में, या न्यूरॉन लिखो, न्यूरॉन। क्योंकि कोश का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो एक क्लास में तो हम कोश का चैप्टर कंप्लीट कर ही नहीं सकते, तो जितना आज पढ़ा है ये पहली क्लास थी, तो अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के चैप्टर का कवर करेंगे। और रिकॉल करते हैं आज अपन ने जितना पढ़ा हुआ है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, कोशिका के बारे में जितना पढ़ा। पहले तो कोशिका क्या है, सबसे छोटा अंग नहीं होता कोशिका, अपने जीवन जो शरीर का, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, ना कि अंग। ये गलत है कि कोशिका सबसे छोटा अंग है, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, कोशिका, इसके बाद बताया था कोशिका रॉबर्ट हुक और हॉक, मृत कोशिका की खोज हुक ने की थी और जीवित के हॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और श्वान ने दिया था। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, और ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, इसके बाद आए थे अपन मानव पे, तो मानव में 3 प्रकार की बताई थी, बड़ी, छोटी और लंबी। बड़ी किसे बताया था, ओवम बताया था, और छोटी स्पर्म बताया था, और लंबी स्पर्म, लंबी बताया था न्यूरॉन, जो कि ब्रेन में पाई जाती है। ये पढ़ चुके थे। इसके बाद आया था अपन ने कोशिका विभाजन पढ़ा था, सेंट्रोसोम से बहुत पढ़ा था कि लीवर में सर्वाधिक होता है और न्यूरॉन में होता नहीं है, या फिर जो कैंसर होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण हमारे शरीर में कैंसर नामक बीमारी, वैसे वो बीमारी नहीं है लेकिन कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है माइंड में, इसलिए वो उसे ट्यूमर का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद कोशिका झिल्ली पढ़ी, कोशिका भित्ति पढ़ी। कोशिका झिल्ली में क्या पढ़ा था, कोशिका झिल्ली में पढ़ा था हमने ये अंग, कोशिका के लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वेसिकल्स, ये सब होते हैं। तो ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली, और इसके ऊपर एक और यदि झिल्ली परत लगा दी जाए तो उसे बोला था कोशिका भित्ति। इसे कोशिका झिल्ली पढ़ा था, इसे कोशिका भित्ति। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। कोशिका झिल्ली पादपों प्लस जंतुओं दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है, परंतु जो कोशिका भित्ति है ओनली पादपों में ही पाई जाएगी। इतना ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। ठीक है, ये
कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। सेलुलोज को हम पचा नहीं सकते, सेलुलोज को मानव पचा नहीं सकते, मानव पचाता है ग्लूकोज को, ना कि सेलुलोज को। तो कोशिका झिल्ली में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इतना ही पढ़ा। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ाया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन ने खोज की थी। इसमें क्रस्ट स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को क्रस्टी कहा जाता है। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसके बाद पढ़ा हमने वैकल्पिक रसधानी, जिसका अर्थ होता है अवशोषण करना, पानी को अवशोषण करना। पात्र में बड़ी होती है और मानव में छोटी होती है, क्योंकि उन्हें पानी की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी रसधानी या वैकल्स बड़ी होती है। इसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का अर्थ बताया था विभाजन। विभाजन का अर्थ कतई टूटना नहीं होता है। बायो में विभाजन का मतलब होता है कि एक, जैसे कि माता पिता होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो कुछ सालों बाद वो उन्हीं के इक्वल होने लगते हैं या हो जाते हैं। लेकिन ऐसा इनमें नहीं है कि ये मारकर तोड़ दिया जाए तो 10 साल बाद ये इक्वल हो जाएंगे। तो विभाजन का मतलब कतई टूटना नहीं होता, पुनः निर्माण होता है कि उसी जैसा एक और का निर्माण करना। सेल्स डैमेज हुई तो दूसरी सेल का निर्माण करना। एक सेल डैमेज हुई तो बगल वाली सेल अपना सेल भेज के उसका भी क्षतिपूर्ति कर लेगी और खुद को पास रहेगी। आज की क्लास को अपन विराम लगाते हैं, अंत नहीं। मेरे साथ जुड़े रहें, आगे जैसा भी लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें हौसला दें आगे पढ़ाने का। आपको पूरी पीडीएफ के साथ ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और हमारा टेलीग्राम इस पे बॉक्स में मिल जाएगा, अपने कमेंट बॉक्स के पास। और नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल में लिखे जा रहा हूँ एजुकेशन भंडार के नाम से, एजुकेशन भंडार के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। यही हमारा यूट्यूब चैनल भी है, यही टेलीग्राम है। तो वहां से आप सारी जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा, खुद की जो पढ़ाऊंगा स्वयं वही आपको नोट्स में उपस्थित मिलते रहेंगे। तो नमस्कार, आगे के लिए चलते, कल फिर मुलाकात होती है। जय हिंद।